गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। आज आते हुए रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, दोनों टांगें टूट गई हैं, तो मैं खड़ा होकर नहीं पढ़ा सकता, तो बैठ के ही पढ़ाना पड़ेगा। काइंडली कोऑपरेट। पेज नंबर 4.199 हम पढ़ रहे थे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन में हम थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के डिफरेंट सिचुएशंस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना है। जनरली हम तो आम जिंदगी के हिसाब से, हमारी बोर्ड बुद्धि के हिसाब से क्या समझ के लाते थे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या, परचेज वैल्यू, और थोड़ा सा अकाउंटेंसी में पढ़ लिया था कि फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने से पहले जो भी खर्चा होता है उसमें ऐड हो जाता है। लेकिन साला ICAI है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के माई बाप है, मतलब सारे पूरे इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट का माई बाप, और तुम साले अभी अभी पैदा ही हुए सी इंडस्ट्री में। तो जहाँ अपनी सोच ख़त्म होती है वहाँ से उनकी सोच स्टार्ट होती है कि भाई साहब ये तो बहुत सिंपल सी बात है जिसको आप ख़रीद के लाए। हम तो बात करेंगे जो आपको दान में मिल गई उसका क्या करोगे, जो आपने सेकेंड हैंड परचेज़ कर ली उसका क्या करोगे, आपने बेच के वापस से ख़रीद ली उसका क्या करोगे। हाँ, जो दुनिया भर के आड़े टेढ़े काम होते हैं उन सब में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माने। तो पेज नंबर 4.198 से रिवीजन करवा देता हूँ। टॉपिक का नाम है एक्चुअल कॉस्ट इन सर्टेन स्पेशल सिचुएशंस, पेज नंबर 4.198। पहला, असेट यूज फॉर बिजनेस आफ्टर इट सीजेस टू बी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। के पहले तो आपने साइंटिफिक रिसर्च में ले ली, उसका डिडक्शन ले लिया, और फिर अब आप उसको बिजनेस में यूज़ में लेना चाहते हो, फिर से डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हो, तो नहीं हो पाएगा। जितना आपने साइंटिफिक रिसर्च में डिडक्शन ले लिया उतना उसकी एक्चुअल कॉस्ट में से क्या कर देना, माइनस कर देना, रिमेनिंग पे अब आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, जनरली साइंटिफिक रिसर्च में 100% अलाउड हो जाता है, तो फिर यहाँ पे अब डेप्रिसिएशन लेने की ज़रूरत बढ़ेगी नहीं। ठीक है, इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट एंड यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। तो याद है शायद इसमें अपन ने फेयर मार्केट वैल्यू लिखा था कि पहले आपने अपने स्टॉक असेट को कन्वर्ट कर लिया कैपिटल असेट में, तो फिर अब वो जो कैपिटल असेट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, उसकी कॉस्ट क्या मानेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। असेट इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस। माई बाप से गिफ्ट में मिल गई, इनहेरिटेंस में मिल गई, तो क्या करेंगे सर, अपन यूँ मानेंगे जब से उन्होंने खरीद के पटक रखी थी तब से अगर वो असेट सिंगल असेट होती ब्लॉक में तो उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका होता वो माइनस कर देंगे, जो बची हुई वैल्यू होगी उसको अपनी क्या मान लेंगे, बुक वैल्यू मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। क्लियर है, आम जिंदगी खत्म होगी। सेकेंड हैंड असेट, सेकेंड हैंड असेट में तो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि असेसिंग ऑफिसर को अगर ये लगता है तो कि यार ये ट्रांजैक्शन तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए होता है, टैक्स बचाने के लिए हुआ है, तो वो जॉइंट कमिश्नर से परमिशन लेके सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो खुद कैलकुलेट करेगा कि ये इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होनी चाहिए। री एक्विजिशन ऑफ असेट, किसी असेट को आपने बेच के वापस से खुद ने ही खरीद ली, तो फिर क्या करेंगे, तो सर उस केस में जो हमारी पुरानी WDV थी या तो वही रख लेंगे, या फिर अगर कम में खरीदी है तो कम वाली वैल्यू ले लेंगे, विच एवर इज लोअर, है ना। नेक्स्ट, और भी ऊंचा वाला केस जिसमें शब्बीर सर ने अपनी ही असेट मुर्तज़ा सर को बेच दी थी और उनसे वही असेट को किराए पे ले लिया था, है ना, यही था रूल। क्या है इसका, वेरी गुड, तो जो शब्बीर सर की WDV थी वही इसकी क्या मानेंगे, कॉस्ट मानेंगे। डन, इनका लीज रेंटल अलाउड होगा, इनको डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, इनकी खर्चा, इनकी इनकम मानी जाएगी। लेकिन रूल क्या है कि ए ने B को अपनी एसेट बेची और B से वही एसेट क्या ले ली, किराए पे ले ली, तो B ने ये जो सेकेंड हैंड एसेट परचेज करी है, अब ये बात ढंग से सुनना, आप लोग नहीं है आपके लिए, B ने ये जो सेकेंड हैंड एसेट परचेज करी है इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे, जो A की WDV थी। एग्रीड वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू को कितनी भी हो, एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा तवलीन को, कि 10 लाख की एसेट थी, शब्बीर सर ने उसको डेप्रिशिएट करते 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 4 लाख पे पहुंचा दी। अब उन्होंने ये 4 लाख की एसेट मुर्तज़ा सर को 6 लाख रुपए में बेच दी, ठीक है, और मुर्तज़ा सर ने उनको 20,000 रुपये महीने पे किराए पे दे दी शब्बीर सर को वापस। तो अब एसेट किसके पास आ गई, इनके पास। कितने में आई, 6 लाख में, पर इसकी WDV कितनी मानी जाएगी, 4, जो WDV इसकी थी, इसकी थी, 6 नहीं मानी जाएगी। तुम हायर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, 4 पे ही कर पाओगे। क्लियर, ये बात क्लियर। अब मैंने बोला, ये सुनना, मैंने बोला कि ये मुर्तज़ा सर ने एक सेकेंड हैंड एसेट परचेज करी थी, और सेकेंड हैंड एसेट का अपन ऑलरेडी पहले रूल पढ़ चुके हैं। क्या रूल पढ़ा अपन ने सेकेंड हैंड एसेट का, कि अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगा कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये किसके लिए हुआ है, टैक्स सेविंग के लिए हुआ है, तो फिर वो जो वैल्यू बताएगा वही रखेंगे।
तो सर अब यहाँ पे भी तो सेकेंड हैंड अप्रोच हो रही है, लेकिन वापस से किराए पे भी आ रहा है, तो कौन सा वाला रूल माने? इसकी WDV इसकी मान लें कि या जो असेसिंग ऑफिसर बोलेगा वो माने? क्या माने? तो ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन के आता है। इसके लिए आपको इसके थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन याद रखने पड़ेंगे नंबर्स के साथ। एक्सप्लेनेशन 3, एक्सप्लेनेशन 4A कौन सा है? एक्सप्लेनेशन 3, एक्सप्लेनेशन 4A। एक्सप्लेनेशन 3 सेकेंड हैंड असेट वाला, कि ए ने बी को अपना असेट बेचा है और असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि ये तो टैक्स बचाने के लिए असेट ट्रांसफ़र हुआ है, तो WDV वो कैलकुलेट करेगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? एक्सप्लेनेशन 3 में। पहले ये वाला एक्सप्लेनेशन आया तो ये एक्सप्लेनेशन 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी आम जिंदगी। फिर मेंटोस, सर बेचा तो बेचा, वापस खुद ने ही लीज पे ले लिया, तो इस केस में जो इसकी WDV थी वो इसकी मानेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? 4A में। 4A ओवरराइड करता है किसको? 3 को, क्योंकि 4A एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बना है। जब ये स्पेसिफिक सिचुएशन एप्लीकेबल हो जाएगी तो असेसिंग ऑफिसर को बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो WDV ही लेनी पड़ेगी। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? सुनना मेरी बात, मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। याद कब रहेगा? जब आप इसको घर जाके एक बार रीडिंग करोगे तब। जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे सब कुछ वॉश आउट हो जाएगा, सब कुछ। रीड तो आपको एक बार करना ही पड़ेगा, पेन पेंसिल तो इस पर चलानी ही पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है। सेक्शन 43(1), सेक्शन 43(1), एक्सप्लेनेशन 3, एक्सप्लेनेशन 4A। 43(1) का एक्सप्लेनेशन 3, एक्सप्लेनेशन 4A। बोल। पागल हो रहा है क्या? असेसिंग ऑफिसर अपन नहीं हुए, अपन तो असेसी हुए, अपन तो असेसी हुए। और असेसी पहले सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर के थ्रू रिटर्न फाइल कर देता है, लेकिन जब उसका रिटर्न फाइल हो जाता है और उसमें अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज निकली तो फिर जो असेसिंग ऑफिसर अपॉइंट होता है एरिया स्पेसिफिक, जिस एरिया में आपका काम धंधा होता है, इन्होंने इलाका बांट रखा होता है कुत्तों की तरह, ठीक है। तो जिस इलाके में आपका बिजनेस होता है उस इलाके का असेसिंग ऑफिसर इंचार्ज माना जाता है। तो उस असेसिंग ऑफिसर की बात करी जा रही है, इनकम टैक्स अधिकारी की, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्डिंग, ओनली एंड ओनली बिल्डिंग प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। एक बिल्डिंग जो ऑलरेडी आपकी प्रॉपर्टी थी, उसको आप पर्सनल यूज़ में ले रहे थे या किसी यूज़ में रहे थे या नहीं ले रहे थे, अब उसको आप मिड ऑफ द लाइफ बिजनेस के यूज़ में लेने लग गए। कृष्णा, सोना नहीं है ना। मतलब पापा के पास एक बिल्डिंग थी, तू बड़ा हो गया, तूने कहा मैं काम धंधा चालू करूँगा, तो घर की बिल्डिंग खाली पड़ी उधर ही कर लूँगा। तो अब उस बिल्डिंग में आप काम धंधा चालू कर रहे हो, बिल्डिंग आपकी खुद की है, डेप्रिसिएशन कितनी वैल्यू पे लगाओगे? अरे 10% तो डेप्रिसिएशन की रेट है। अरे ढक्कन, कॉस्ट क्या मानेंगे? कॉस्ट की टॉपिक चल रहा है, रेट तो 10% है। फेयर मार्केट वैल्यू अपने बाप का राज है, फेयर मार्केट वैल्यू। हाँ, अब मान लेंगे कि यही एक इकलौती एसेट थी इस ब्लॉक में, तो जब से बाबूजी ने खरीद के अब रख रखी है तब से लेके आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जो वैल्यू बचेगी वही क्या लग जाएगा? 5 नहीं 10। हाँ, भले ही वो रेजिडेंशियल पर्पस में काम में ले रहे हो, तुम इमेजिन कर रहे हो घर, मैंने तो घर बोला ही नहीं, मैंने तो प्रॉपर्टी बोला है। मैं तो कह रहा हूँ जिस पर्पस में अपन काम लेंगे ना, उसकी जो रेट लगने वाली होगी ना, उसी रेट से प्रीवियस ईयर्स का भी डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर है? सारी चीज़ें क्लियर है? ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, अ कार परचेज बाय डॉक्टर सोमन on 10th August 2018 for 5,25,000 for personal use is bought into professional use on 1st July 2021। इंग्लिश तुम्हें समझ में आती नहीं है तो मैं हिंदी में समझा दूँ। 2018 में डॉक्टर साहब ने अपने लिए कार खरीदी थी पर्सनल यूज़ में लेने के लिए। 2021 में उसको वो पर्सनल यूज़ से प्रोफेशनल यूज़ में लेने लग गए। When its market value was 2,50,000, 5,25 में खरीदी थी,
जब वो इसको प्रोफेशनल यूज़ में लेने लग गए तब उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या निकल के लाई, 2.5 लाख। कंप्यूट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार एंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 अज्यूमिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी टू बी 15%। मतलब आप कह रहे हो 2018 से लेके 21 तक का 15% का माइनस कर लेंगे, फिर जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर इस साल डेप्रिसिएशन लगा लेंगे, यही कहना चाहते हो आप? आम जिंदगी यही कह रहे हो आप? नहीं कह रहे हो आप? क्यों? 17 से अरे अभी तू उस एंगल पे मत जा। मैं यूँ कह रहा हूँ कि 18-19 में आपने खरीदी, 18-19, 19-20, 20-21, 3 साल उसने आपने प्रोफेशनल यूज़ में लिया, 21-22 से आप उसको अपने प्रोफेशनल यूज़ में लेने लग गए। तो अब 21-22 में जब से वो प्रोफेशनल यूज़ में आई तब उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माने, ये क्वेश्चन प्रशांत कह रहा है 3 साल उसने पर्सनल यूज़ में ली तो 3 साल का डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, जो वैल्यू बच जाए उसी को क्या मान लो आप, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो। सही कह रहा है ये? परचेज से ही मानेंगे, कोई फुल रेट का ही लगेगा। पुट टू यूज़ की डेट नहीं दे रखी, परचेज को ही पुट टू यूज़ मानेंगे, फुल ईयर का ही लगेगा। लेकिन अब मेरी एक छोटी सी बात मिस कर गई जिसको मैंने थोड़ा सा इन्फेसिस दे के बोला था। इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट के लिए मैंने अभी बोला था, बिल्डिंग एंड ओनली बिल्डिंग। ये रूल जो प्रशांत बोल रहा है कि पिछले 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के केस में एप्लीकेबल है और किसी के केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो बाकी सारी चीज़ों के केस में तो जो उसकी परचेजिंग एक्चुअल कॉस्ट है 5,25,000, उसी पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, भले ही ये लॉजिकल नहीं है। समझ में आया? क्लियर? बिल्डिंग एक्सेप्शन है कि बिल्डिंग के लिए लॉजिकल रीज़न बनाया, बाकी सबके लिए एसएससी को बेनिफिट दे दिया। एसएससी को बेनिफिट मिला ना, मिला कि नहीं मिला? 5,25 पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो एसएससी को बेनिफिट दे दिया। अब दोनों रूल को क्लब करके पढ़ो, एक जो शुरुआत में पढ़ा और एक जो अभी पढ़ा, कि गिफ्ट और इनहेरिटेंस के केस में कोई बिल्डिंग वर्ड यूज़ नहीं करा। देख लो आप, असेट इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस। साला अगर यही कार गिफ्ट या इनहेरिटेंस में मिली होती तो 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करते, लेकिन ये गिफ्ट इनहेरिटेंस नहीं है, मेरी ही खरीदी हुई है, पहले पर्सनल है अब प्रोफेशनल है, तो फिर 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना। समझ में आया? गिफ्ट और, अब थोड़ा कंक्लूड कर लें, गिफ्ट और इनहेरिटेंस के केस में तो कोई सा भी एसेट हो 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस होगा ही होगा। गिफ्ट इनहेरिटेंस नहीं है, खुद की खरीदी हुई है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के केस में 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस होगा और किसी के केस में 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा। ये एग्जाम्पल सिर्फ इसी पॉइंट को समझाने के लिए दे रखा है, मैं तो ये कहीं आता नहीं, सिर्फ इसी पॉइंट को समझाने के लिए इलस्ट्रेशन दे रखा है। क्लियर? आया समझ में? ओके। अब इसमें पता नहीं वो एक पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर मान लो इसी कार को अब मैं प्रोफेशनल में भी लेता हूँ और पर्सनल में भी लेता हूँ, प्रोफेशनल यूज़ में भी ले रहा हूँ और पर्सनल यूज़ में ही ले रहा हूँ। 5 लाख की कार खरीद के लाया, अब मैंने कार खरीदी यार, अब मैं थोड़ी ये तो नहीं ये तो बिज़नेस की कार है तो बिज़नेस के काम में आएगी, घर से तो पैदल चल रहा हूँ मैं, ऐसा थोड़ी होगा। 20 बच्चों को भी इसी कार में घुमाऊँगा और खुद भी इसी कार में, बिज़नेस का भी काम इसी कार में घूम करूँगा। तो अगर सेम चीज़ बिज़नेस में भी काम में आ रही, पर्सनल में भी काम में आ रही, तो क्या करेंगे? सब बिज़नेस का ही डेप्ट मानेंगे, सही, इसमें एसएससी को बेनिफिट देंगे। पूरा डेप्रिसिएशन बिजनेस में मानेंगे? हाँ। नहीं, हम प्रोपोर्शन निकालेंगे कि कितना परसेंट पर्सनल काम में आती है, कितना परसेंट प्रोफेशनल काम में आती है। और देखो यहीं ख़त्म नहीं हो जाता रूल, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है कि पहले प्रोपोर्शनल निकाल दिया आपने, कह दिया सर 60-40 है प्रोपोर्शन, 60% प्रोफेशनल 40% पर्सनल। अब क्या करेंगे? कॉस्ट तो पूरी बिजनेस की मानेंगे, 5 लाख की कॉस्ट तो पूरी किसकी है? बिजनेस की। अब उस पर लगना है 15% का डेप्रिसिएशन, तो 5 लाख का 15% पहले पूरा निकालेंगे, कितना आएगा बेटा? 75,000। लेकिन अलाउड उस 75,000 का 60% ही करेंगे। कर 75,000 का 60%, 43,000 रुपये होगा मेरे साथ, 45,000 रुपये। अब कैलकुलेट 75 किया
पर अलाउड कितना माना 45, तो अब 5 लाख में से 45 ही माइनस होगा और WDV अगले साल के लिए क्या रह जाएगी 4,55,000। फिर अगले साल 4,55,000 का 15% निकलेगा, लेकिन उसका 60% अलाउड होगा, वो 60% WDV में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। समझ में आएगी? चेंज होता है तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा, रेशियो हर साल चेंज हो सकता है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है पेज नंबर 201 पे। ढंग से सुनना, जिनके पास बुक नहीं है और जो वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ बुक हाथ में रखें। आप लोगों की बुक अभी तक आई नहीं है कि क्या आप लाते नहीं हो? लाता है। अच्छा, कैपिटलाइजेशन आप एक काम करो, घर पे भी पढ़ते नहीं होंगे बुक, यहाँ अलमारी में जमा दो। वो नर्सरी LKG HKG में बच्चों की किताबें वहीं जमा करा दिया करते हैं और यहीं से दे दिया करते हैं। ठीक है, तो ये कांच निकलवा दूंगा मैं, आप मस्त यहीं रख जाया करो, यहीं से उठा लिया करो, यहीं वापस रख जाया करो। फोकट में बोझा लाने की टेंशन ही नहीं है, बेचारे नाजुक कंधे। कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड और पेएबल इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ असेट। आपने एसेट खरीदा लोन पे और उसके ऊपर अब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट की वैल्यू कॉस्ट में ऐड होगी कि नहीं होगी? असेट खरीद रहे सर, 10 लाख की एसेट आई, मैंने 10 लाख रुपए लोन ले लिया, एसेट लिया, ठीक है। अब मैं उस लोन का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ हर साल का 1 लाख रुपए। तो ये जो इंटरेस्ट की वैल्यू है ये उस कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड होगी कि नहीं होगी? छोरा कह रहा है अगर इंटरेस्ट कंपलसरी उस एसेट को एक्वायर करने के लिए तो ऐड करेंगे। ऐसा कोई एग्जांपल दे कि कंपलसरी कब होता है इंटरेस्ट? सर अपन ने पर्पस लीज पे अपन ने एक लैंड पे ले रखा है, तो उसको परचेज करने के लिए अपन ने उसका मेरे को मतलब बियर का प्रोडक्शन करना है, तो मैंने उसको लोन पे परचेज करा। समझ गया, मैं समझ गया। मैं नहीं पढ़ाया तुम लोगों को। आप जो बात कहना चाहते हो वो ये कहना चाहते हो। उसके लिए एक लाइन होती है, मेरे को क्लिक नहीं कर रही। इफ़ टाइम इज़ अ एसेंस, कुछ ऐसा बोला जाता है। इफ़ टाइम इज़ अ एसेंस मतलब उस चीज़ को रेडी करने के लिए उतना टाइम लगेगा ही लगेगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। तो उस टाइम पीरियड का जो भी इंटरेस्ट है वो उसकी वैल्यू में ऐड हो जाएगा, है ना। बोरोइंग कॉस्ट ऑफ AS16 या AS16 का है ये, उसमें ये बात साफ साफ लिख रखी है कि अगर असेट को फर्स्ट टाइम यूज़ में लेने से पहले वो टाइम पीरियड लगना ज़रूरी है, तो उस टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो उसकी कैपिटलाइजेशन कॉस्ट मानी जाएगी, ऐड कर लेंगे। एग्जाम्पल होता है बिल्डिंग। मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए 10 लाख रुपए का लोन लिया, बिल्डिंग बन के तैयार हुई मेरी 3 साल में, तो 10 लाख पे 3 साल का ब्याज लगा 3 लाख रुपए, हर साल का 1 लाख रुपए। अब मेरी बिल्डिंग रेडी है, अब उसको मैं यूज़ करूँगा, तो 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट मैं कैपिटलाइज कर लूँगा, मेरी बिल्डिंग पड़ जाएगी मेरे को 13 लाख की। एक बार बिल्डिंग यूज़ में आ गई, उसके बाद से जो भी मैं उसमें कर रहा हूँ, जो भी मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो कैपिटलाइज नहीं होगा, वो तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई होगी। सर्टेन टैक्स पेयर्स हैव with a view to obtain more tax benefit, reduce the tax outflow, resorted to the method of capitalizing interest paid or payable in connection with the acquisition of an asset relatable to the period after such asset is put to use। ये तो गलत बात है यार, पॉज कर। फोकट में 2 पैराग्राफ लिख रखे हैं। पहले तो लोगों का गलत इंटेंशन बता रखा है कि पुट टू यूज़ के बाद का इंटरेस्ट भी वो लोग ऐड कर लेते हैं, फिर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। फिर बता रखा है इनकम टैक्स का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप पुट टू यूज़ के बाद का भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज करो। तो हमने एक्सप्लेनेशन 8 इंसर्ट कर रखा है और उसमें साफ कह रखा है कि पुट टू यूज़ के बाद का इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। पुट टू यूज़ से पहले का इंटरेस्ट आप क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस, इतनी बड़ा चढ़ा के लिखना ही नहीं चाहिए। हाँ, कहाँ लिख रखा है इन्वेस्टमेंट? कहाँ है दिस? खाली है, पानी तो दिया ही नहीं आपने मेरे को, खाली देके।
This capitalization implies inclusion of such interest in the actual cost of the asset for the purpose of claiming depreciation, investment allowance, etc. बिंगो, देखो इन्होंने एक वर्ड पकड़ लिया, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस। बेटा ये अब नहीं मिलते। पिछले 5 या 10 सालों के अंदर 2 ऐसे सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूम करने के लिए, और उसमें एक शर्त रखी गई थी कि आप पर्टिकुलरली इस बैकवर्ड स्टेट में जाके इतने लैक्स रुपीस का इन्वेस्टमेंट करते हो प्लांट एंड मशीनरी में, तो आपको अलाउंस मिलेगा। क्या अलाउंस मिलेगा? 100% उसी साल में अलाउड हो जाएगा, या 35% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा उसी साल में। तो ये यूँ कह रहा है कि लोग इस एक्स्ट्रा अलाउंस, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेने के लिए इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, है ना। अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्सरसाइज और एडिशनल ड्यूटी लेवेबल शेल बी रिड्यूस्ड इफ क्रेडिट इज क्लेम्ड। क्रेडिट इज क्लेम्ड मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपको आईटीसी मिल जाता है तो फिर तो कॉस्ट का पार्ट है ही नहीं, माइनस कर दो, यही लिख रखा है। सब्सिडी और ग्रांट और रीइंबर्समेंट के गवर्नमेंट वही वापस से वो बैकवर्ड स्टेट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, उसको कॉस्ट में ऐड कर ही नहीं सकते ना आप। अगर आपको असेट खरीदने के लिए सब्सिडी दे रखी है तो फिर नहीं मिलेगी। अब देखो रूल कितना स्पेसिफिक बनाया गया। अगर आपको सब्सिडी मिली है पर्टिकुलर असेट से रिलेटेड कि 100 एंड 100 असेट खरीदोगे तो 20% सब्सिडी। 100 एंड 100 असेट आया 10 लाख का, 10 लाख में से 2 लाख कौन देगी? गवर्नमेंट। तो आपकी कॉस्ट कितनी लगी? 8, तो डेप्रिसिएशन कितने में मिलेगा? सिंपल है। लेकिन सर जो सब्सिडी थी वो पर्टिकुलर असेट की नहीं थी, प्रोजेक्ट की थी कि आप इस स्टेट में आके प्रोजेक्ट डालोगे तो सब्सिडी 20%। पूरा प्रोजेक्ट डाला 1 करोड़ का और सब्सिडी मिली 20%, 20 लाख रुपए। तो अब किसी असेट के अगेंस्ट में कैसे लें? सर प्रोपोर्शनेट, कितने के प्रोजेक्ट पे कितने की सब्सिडी? 20%, तो जो भी असेट की कॉस्ट होगी उसका 20% उड़ा दो, प्रोपोर्शनेट ले लेंगे। सिंपल है, ठीक है। जब डायरेक्टली रिलेटेबल हो तो पूरी माइनस कर दो, और डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है तो प्रोपोर्शनेटली माइनस कर दो। मनीष बहुत स्वीट है यार। Asset is acquired outside India by an assessee, being a non-resident, and such asset is bought by him to India. पहले तो मनीष चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के कहाँ चल गया? दुबई। दुबई में प्रैक्टिस कर रहा है और वहाँ पे इसने खरीद ली, कौन सी गाड़ी खरीद लेगा? एस्टन मार्टिन। अरे BMW पे ही रहेगा क्या? वहाँ पे इसने खरीद ली एस्टन मार्टिन, ठीक है। शानदार बात, सर्च करना, गजब, ठीक है। एस्टन मार्टिन इसने खरीद ली, 4-5 साल ये दुबई में रहा, खूब पैसा कमा लिया इसने। अभी यहाँ ले आया, यहाँ आगे कोटा में आके प्रैक्टिस कर रहा है, जान से ज़्यादा प्यारी कार। तो फिर ये इंडिया ले आया उसको। अब इंडिया में प्रोफेशनल यूज़ में ले रहा है, डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, कितने पे करेगा? क्या कॉस्ट पे करेगा? तो जितने साल दुबई में चलाई ये मानते हुए कि इंडिया में ही चली, क्या डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? वही वो 3 साल वाला कहानी, वो 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जो WDV बचेगी उसी को क्या मान लो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो। क्लियर, सिंपल। अब इसमें कार, बिल्डिंग कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई सा भी एसेट है चलेगा सब, ठीक है। कौन? बीइंग अ नॉन रेसिडेंट, आउट ऑफ इंडिया खरीदी, अब उसको इंडिया में ले आए, बिजनेस यूज में ले रहे, ठीक है। पॉज कर दो 1 मिनट। 12th वाला पॉइंट थोड़ा सा लंबा जाएगा और आपको रीडिंग ज़्यादा करनी है। मैं आपको समझाता पूरा देता हूँ कि अगर आपने किसी एसेट को 35 AD में यूज़ किया, कृष्णा 35 AD क्या है? 1 मिनट, अपना वो है ना, अपना वो भाई मोहल्ले वाला 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है। वेरी गुड। 35 AD मतलब याद ही इसी तरीके से रखना है, 14 स्पेसिफाइड बिजनेस। तो क्या होता है 14 स्पेसिफाइड बिजनेस में? अपन को मिलता है डिडक्शन। मतलब वो है ना, जैसे 10 साल तक चलेगा तो मतलब अपन को है ना, ये मतलब हर साल बराबर मिलता है। उसमें सारा अलग अलग है, मतलब क्या प्रसाद? नहीं, टाइम का क्या? मतलब जैसे 100% फर्स्ट ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाता है आपको 35 AD में।
कोई 10 साल चलेगा तो 10 साल में बराबर बराबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो तो लाइसेंस में था, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस में। 35 AD में 14 स्पेसिफाइड बिजनेस करने पे जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है। अब बात सुनो, अगर आपने 35 AD में उस चीज़ का 100% डिडक्शन ले लिया है तो अब उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके लिए क्या हो गई, 0। उस पर अब डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या आपको, नहीं। लेकिन अब अगर वही असेट ये 35 AD वाली फॉर्म किसी और को ट्रांसफ़र कर दे, है ना, तो सामने वाले के लिए भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, 0। समझ में आया? तो अब ये पॉइंट पढ़ लो कि ये ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। दिस वुड बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट बाय द असेसी वेयर द असेसी हिमसेल्फ हैज़ क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। मतलब अभी बात क्या हो रही है कि आपने जो कैपिटल एसेट लिया है उसका डिडक्शन आपको मिल गया 35 AD में, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ले लेंगे, निल। किसके लिए, असेसी हिमसेल्फ के लिए भी, या फिर द प्रीवियस ओनर हैज़ क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। दिस वुड बी एप्लीकेबल वेयर द कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड बाय द असेसी बाय वे ऑफ। अब देखो इंपॉर्टेंट है ये, सक्षम ने असेट खरीदा 35 AD के तहत उसका 100% डिडक्शन ले लिया, फिर मैंने सक्षम से पैसे लेके वो चीज़ खरीदी तो मुझे तो पूरा डिडक्शन मिलेगा, मेरे लिए नहीं है ये रूल। ये रूल किसके लिए है, उन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कि सक्षम ने मनीष को गिफ्ट कर दिया, सक्षम ने उसकी 100% सब्सिडी को दे दिया, सक्षम की कंपनी का डीमर्जर हो गया, तो उन केसेस में फिर सामने वाली के लिए भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा, 0। तो ऐसे कौन कौन से केसेस में सामने वाली कंपनी का भी असेट की वैल्यू क्या रहेगी, 0, वो पढ़ो आप लोग। ले बेटा पॉज कर और ये पॉइंट्स पढ़ेंगे जे तक। 3 पॉइंट पूछे H, I और J, तीनों के तीनों पॉइंट सक्सेशन के हैं। सक्सेशन के है मतलब पहले मैं बिज़नेस करता था सोल प्रोप्राइटर पे, अब मुझे उसको कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो मैंने सोल प्रोप्राइटर में 35 AD में पूरा डिडक्शन ले लिया। अब वो असेट और मेरी सारी असेट, क्योंकि मैंने अपनी बिज़नेस का फॉर्म ही सोल प्रोप्राइटर से कंपनी में कन्वर्ट कर लिया है, तो उस कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ क्या मानी जाएगी, 0 ही मानी जाएगी। पार्टनरशिप फॉर्म ने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया, कंपनी में। फिर एक क्या है कि फॉर्म कंपनी में हो गई, H वाला तो क्या है कि एक फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गई, कंपनी में। I वाला किस क्या है कि प्रोप्राइटरी फॉर्म कन्वर्ट हो गई किस में, कंपनी में। फिर तीसरा क्या है कि एक अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो गई किस में, LLP में। तो सब कन्वर्जन वाले ही केस हैं, इन सब के केस और दूसरा पॉइंट भी है, बता रहा हूँ। अब H में एक और पॉइंट है सर, इसमें यूँ बोल रखा है इसने कि वो डीम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन के केस में क्या होगा। तो ये कहानी मैं वैसे तो मैं फाउंडेशन में ही सुना देता हूँ, डीम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन की, कि शेयर बाज़ार आज से पहले सब्जी मंडी हुआ करता था। गुरु मूवी देख लो आप लोग, है ना, गुरु मूवी में, अरे अभी गुरु मूवी के अभी तो वो स्कैम 1992 है ना, उसी में बताया वो लोग आपस में हॉल में बैठ के चिल्लाते रहते हैं, इतने लो इतने लो इतने लो। ये सब्जी मंडी तो थी और क्या थी फिर, ठीक है। तो भाई ये तो समझ में नहीं आ रही लोगों को चीज़, तो अब ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे धोखाधड़ी ज़्यादा होती थी, बेवकूफ़ बनाया जाता था लोगों को। तो इन्होंने कहा कि भाई आप लोग ही ओनर हो, आप लोग ही ब्रोकर हो। जो ओनर है ना उस शेयर बाज़ार का, वो कौन है, ब्रोकर। तो ब्रोकर ज़्यादा में बेचता है, प्रॉफिट भी कौन ले जाता है, ब्रोकर भी ले जाता है, कमीशन भी वही ले जाता है, प्रॉफिट भी वही ले जाता है। तो लूट रहे हो तुम पब्लिक को। तो अब क्या करेंगे, डीम्यूचुअलाइजेशन, कि आपके पास ओनरशिप भी है और ब्रोकरशिप भी है, तो इसको डीम्यूचुअलाइज करेंगे। डीम्यूचुअलाइज करेंगे मतलब अलग अलग कर देंगे। और कॉर्पोरेटाइजेशन, और इसको अब कॉर्पोरेट में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम कंपनी बनाएंगे और आपको कहेंगे कि 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, या तो ब्रोकरशिप रख लो या मेंबरशिप रख लो, मतलब या तो शेयर्स रख लो या टिकटिंग राइट रख लो, एक चीज़ आपको बेचनी पड़ेगी। तो ये था डीम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन। मतलब एक शेयर बाज़ार अब कंपनी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। बस अपन को तो इसी सेंस में समझना है कि शेयर बाज़ार ने पहले कोई एसेट के 35 AD पर डिडक्शन ले रखा हो, अब वो कन्वर्ट हो गया हो कंपनी में, तो उसके लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब इम्पॉर्टेंट, हाउएवर इम्पॉर्टेंट है यार, समझे सुनना। हाउएवर where an asset in respect of which deduction is claimed and allowed under section 35 AD is deemed to be the income of the assessee
इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 35AD7B, स्टार मार्क कर लेना इसको अंडरलाइन करके, 35AD7B। ये सेक्शन क्या कहता है, ढंग से सुनो, ब्रैकेट में लिख रखा है कि ये सेक्शन क्या कहता है। ऑन अकाउंट ऑफ असेट बीइंग यूज्ड फॉर पर्पस अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD, कि आप किसी असेट को 14 स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज़ में लेने के लिए लाए, 35AD में आपने डिडक्शन ले लिया। अब आप उसी असेट को 14 के बदले में 15 किसी बिजनेस में यूज़ में ले रहे हो, गलत कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो डिडक्शन क्या हो जाएगा, वापस से आपकी क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। क्लियर, ये बात समझ में आई। तो ये बात, वो जो डिडक्शन है वो डिसअलाउ हो जाएगा और वो वापस से आपकी क्या मान ली जाएगी, इनकम। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 35AD7B में, 35AD मेन सेक्शन, उसे 7B में लिखा हुआ है कि भाई तुम ले तो आए, इसको मिसयूज़ मत कर लेना, मिसयूज़ करोगे तो डिडक्शन क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, इनकम मान लेंगे वापस से। क्लियर, ठीक है सर। बिजनेस ए में लाए थे, 35AD अलाउड था, बिजनेस बी में यूज़ कर लिया, उधर तो आपने इनकम मान ली, जो डिडक्शन आपने उधर दिया था उधर तो आपने क्या मान ली, इनकम। अब बिजनेस बी के लिए उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानूं, ये भी तो बता दो, समझ में आया कि नहीं आया। बिजनेस बी के लिए उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बात मानूं, ये पढ़ो आगे। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट टू द असेसी shall be actual cost to the assessee as reduced by the amount of depreciation allowable had the asset been used for the purpose of business calculated at the rate in force since the date of its acquisition। बी बिजनेस में जो डेप्रिसिएशन की रेट होगी उसी को अगर शुरू से लगाते तो क्या उसकी WDV आती, वही क्या मान लो एक्चुअल कॉस्ट। समझ में आया कि नहीं, डन, ओके। अगला छोरा पूछ रहा है तो बता देता हूँ, पेज नंबर 4.207, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन समझने के लिए अपन कृष्णा से एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। कृष्णा बाबू, मेरा दुनिया भर का खर्चा, अबे ले यार लात क्यों मार रहा है, वीडियो को लात पड़ती है ऐसा लगता है टीचर को लात पड़ी हो, क्योंकि टीचर हिल जाता है वीडियो के अंदर, हिलता है नहीं हिलता है ना, ठीक, पूरी दुनिया को लात पड़ी ऐसा लगता है पूरी क्लास हिल जाती है, ठीक है, भूकंप आया। अच्छा सुन, तूने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए कमाए, लेकिन 10 लाख रुपए कमाने के बाद तूने देखा कि यार 12 लाख का तो मेरा खर्चा ही हो गया, और अभी 4 लाख का डेप्रिसिएशन अलग, 12 लाख का तो खर्चा ही हो गया और डेप्रिसिएशन तो अभी मैंने जोड़ा ही नहीं इस 12 लाख में, 4 लाख का मेरा डेप्रिसिएशन अलग, तेरा टोटल नुकसान कितना हुआ? वापस पूछूं? देखो देखो कैसे उसने करेक्ट किया अपने आप को। सर कैश में तो मेरा नुकसान हुआ 2 लाख का और टोटल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरा नुकसान हुआ 6 लाख का। क्लियर, बहुत उसने रिफाइन करके बोला, क्योंकि अगर सर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कोई तो ख़ास बात होगी, इतना तो सिंपल होगा नहीं कि 12 का खर्चा, 4 का डेप्रिसिएशन, 16 का खर्चा हो गया टोटल और 10 ही कमाए 6 लाख का लॉस, ऐसा है भी नहीं। क्या होता है कि इनकम टैक्स वाले डेप्रिसिएशन को पूछा करते हैं ना अपन किसी चीज़ की, ऐसे डेप्रिसिएशन को पूछते हैं लोग। डेप्रिसिएशन के खास रूल बनाए जाते हैं, उसका मंदिर भी अलग रखा जाता है, उसकी अगरबत्ती भी अलग खुशबू वाली होती है, अलग से उसके रूल्स बनाए जाते हैं। दूसरे खर्चे एक तरफ तुम साला यूँ ही हो, ये डेप्रिसिएशन है माई बाप, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को पूछते हैं और उसको इन सब से अलग रखते हैं। क्या बोलते हैं कि जो नॉर्मल खर्चा है उससे जो लॉस हो रहा है वो नॉर्मल लॉस है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है अगर वो आपकी कमाई में समा नहीं पा रहा है, आपकी कमाई में समा नहीं पा रहा ना, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो पा रहा ना, तो उस डेप्रिसिएशन को लॉस मत समझ लेना बाबू, ये लॉस नहीं है। इसको अपन बोलते हैं अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? इसका एक अलग ही दर्जा आएगा। क्या दर्जा रहेगा कि अगर लॉस हो गया तो आप क्या करोगे उसको? सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड। सर कैसे? कि पहले साल में तो किसी भी हेड से कर लेंगे, फिर अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो सेम हेड से करेंगे, ये रूल होता है।
याद है आपको ये रूल? पढ़ लिया अपन ने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला? तो रूल सुनो, बिजनेस का लॉस है, इसी साल लॉस हुआ है ईयर 1 में, तो ईयर 1 में एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस से एडजस्ट हो जाएगा, तीसरा बिजनेस है तो उससे भी एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन लॉस इतना ज़्यादा है कि 2 बिजनेस से एडजस्ट नहीं हो पा रहा। लॉस है 10 लाख का और इधर कमाई निकली 2 लाख 2 लाख, तो 2 लाख तो एडजस्ट हो गया, पर 6 लाख का लॉस अभी भी बचा। तो फिर इस 6 लाख के लॉस को आप दूसरे हेड से भी एडजस्ट कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर सकते हो, कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हो, अदर सोर्सेज से एडजस्ट कर सकते हो। पहले साल में पैसों की ज़रूरत है तो कहीं पे भी मांगने निकल जाओ, घर घर में भी मांग लो, मोहल्लों में भी मांग लो। आपके मोहल्ले में 5 घर है, एक आपका है बिजनेस एंड प्रोफेशन का, एक सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, एक कैपिटल गेन और एक अदर सोर्स। तो पहले इस घर में 3-4 भाई रहते होंगे, तो पहले तो आपस के भाइयों में एडजस्ट कर लो। भाई ये तो खुद कंगाल हो रहे हैं तो मोहल्ले वालों से मांग लो। क्लियर? मोहल्ले वालों को भी लूट लिया आपने, अभी भी लॉस बचा हुआ है, तो उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर लो। अब अगले साल में आए, अगले साल में मोहल्लों में मांगने नहीं जा सकते। अगले साल में तो बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन से ही एडजस्ट होगा। समझ में आया? डन। तो ये तो हुई लॉस की कहानी। और अगर अगले साल भी नहीं हुआ तो फिर उसके अगले साल, नहीं हुआ तो फिर उसके अगले साल, फिर उसके अगले साल, फिर उसके अगले साल। कितने साल? 8 साल। वेरी गुड। कितने साल? 8 साल। 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, जिसको अपन ने इस अछूत लॉस से अलग ही रखा है, उस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाना मैंडेटरी है और डेप्रिसिएशन माइनस करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो अगर वो सेट ऑफ नहीं हो रहा है तो अनलिमिटेड ईयर्स तक उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए डेप्रिसिएशन के लॉस को नॉर्मल लॉस से क्या रखा जाता है? अलग रखा जाता है। क्लियर? अब मान लो कृष्णा भाई साहब का 2 लाख का नॉर्मल लॉस और 4 लाख का अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। इस साल में कोई कमाई नहीं थी एडजस्ट करने के लिए, ये दोनों चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हो गई अगले साल, है ना? अब अगले साल कॉमन सेंस, कमाई तो हुई तो पहले किसको माइनस करें? 2 लाख के लॉस को कि 4 लाख के अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन? 2 लाख के लॉस को, क्योंकि इसके पास लिमिटेड टाइम पीरियड है 8 साल, इसके पास तो क्या है? अनलिमिटेड है। तो इसको आपकी बुक में एक छोटे से एरो में समझा रखा है, बहुत क्लियर शब्दों में, पेज नंबर 4.207 पे, कि ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ मिला, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ मिला कि अगर आप पुराना लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड करके लाते हो तो करंट ईयर में उसको सेट ऑफ करने का ऑर्डर क्या रहेगा कि पहले करंट ईयर की कमाई में से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, फिर बॉट फॉरवर्ड लॉस माइनस होगा, फिर उसके बाद अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस होगा। क्लियर? समझ में आया? ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा सी यू।